ओए। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में, सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, ये सिद्धांत आप लोगों ने इससे पहले खूब पढ़ा होगा, इसके बारे में समझा भी होगा। तो आज की वीडियो के अंदर यही आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं आपको जीन पियाजे के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके बाद अगला सिद्धांत आपका लेव वाइगोत्स्की का है। तो देखिए, इस सिद्धांत के बारे में आप लोग क्या चीजें जानते हो या क्या चीज आपको नई जानकारी आज की वीडियो के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जो जो जितनी भी बातें इनके बारे में आपको जानने को मिल सकती है वो आज की वीडियो के अंदर आपको जानने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। जल्दी से लाइव आ जाइए, आप लोगों की संख्या स्पीड से आ रही है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ठीक, आप उंगली क्यों खाते हो? उंगली बचपन से ही मतलब खाने की आदत है। शायद आप लोग देख लेते होंगे, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं करता हूँ, ये सारी खा रखी है मैंने, अपनी जो उंगलियां खाई हुई है। ठीक है। चलो, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की की शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, यानी ये बातें भी पकड़ लेते हो। ठीक है, चलो भाई, छुप छुप के खानी पड़ा करेगी उंगलियां। ठीक, चलो लेव वाइगोत्स्की के बारे में शुरुआत कर लेते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की भी बेसिकली आपके क्या कहते थे, लेव वाइगोत्स्की भी बेसिकली बात करते थे रचनावाद की, कि जो बच्चा होता है वो एक्टिव होकर अपने ज्ञान की रचना करता है। जैसे कि आप लोगों ने अपने ज्ञान की रचना करी कि सर आप अपनी उंगली क्यों खाते रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग अपने क्या काम कर रहे हो, अपने ज्ञान की रचना खुद कर रहे हो, कि अपने दिमाग का यूज करके और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कि सर क्लास से पहले कुछ चबाते रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग क्या काम कर रहे हो, एक्टिव होकर क्या काम कर रहे हो, एक्टिव होकर अपने ज्ञान की रचना कर रहे हो। जैसे आप लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से मुझको अवगत कराया। ठीक है, तो जो आपके वाइगोत्स्की थे, तो वाइगोत्स्की भी इसी बात को कहते थे, जो आपके जीन पियाजे इस बात को कहते हैं, तो वाइगोत्स्की भी इसी बात को कहते थे। अभी इनके सिद्धांत के ऊपर मैं आपको आऊंगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर बेसिकली क्या कहते थे, उसके ऊपर बाद में आऊंगा। पहले थोड़ी सी बातें जानना जरूरी है इनके बारे में, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में आपको बता देता हूं, इनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, हाँ ठीक है, गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए, लेव वाइगोत्स्की भी आपके इसी बात को कहते थे कि जो बच्चा होता है वो कैसे सीखता है, बच्चा भी भाई आपका एक्टिव होकर यानी कि सक्रिय होकर क्या काम करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। क्या काम करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। जैसे कि आप लोग एक्टिव होकर अभी यहां पर अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट यहां पर कर रहे हो, इसी प्रकार से तो कर रहे हो। ठीक है, तो इसी बात को आपको कौन कहते थे, लेव वाइगोत्स्की इसी बात को यहां पर कहते थे। अब देखें, जो आपके लेव वाइगोत्स्की थे, तो लेव वाइगोत्स्की और आपके जैसे मैं जीन पियाजे की बात करूं, तो दोनों का जो आपका जन्म का जो ईयर है, साल है, तो वो आपका दोनों का ही सेम देखने को मिलता है, 1896 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और दोनों के बीच में मतभेद भी देखने को मिलते हैं। ठीक, तो सिद्धांत के ऊपर बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा जानते जाइए इन दोनों के बारे में, क्या क्या इस बात को कहते हैं। अब देखिए, वाइगोत्स्की के अलावा जो आपके पियाजे थे, पियाजे कहते थे कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, पियाजे क्या कहते थे, पहले मैं पियाजे को लिख देता हूं, क्योंकि पियाजे ऑलरेडी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं बड़ा डिटेल में। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो व्यक्तिगत तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर अपने कोग्निशन का यूज करके अपना विकास करता है। ये वाली बात पियाजे कहते थे। क्या काम करता है बच्चा, बच्चा क्या काम करता है, अपने कोग्निशन का यूज करके, ठीक है, संज्ञान का यूज करके, और इंडिविजुअली तौर पर, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल तौर पर यूज करके क्या काम करता है, अपना यहां पर विकास करता है। इस बात को यहां पर कौन कहते थे, पियाजे कहते थे। बेसिकली यहां पर जो आपका इंडिविजुअल यहां पर टर्म आई, उसका मतलब है पियाजे ने यहां पर इंपोर्टेंट माना, वो माना हेरिडिटी को, यानी कि आपके आनुवांशिकता को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। किसको महत्वपूर्ण माना, इन्होंने यहां पर महत्वपूर्ण माना आनुवांशिकता को, यानी कि हेरिडिटी को महत्वपूर्ण माना। इनके मुताबिक जैसे जैसे बच्चों के अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती रहती है, वैसे वैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन उसके अलावा इन्होंने एनवायरमेंट को भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण माना। ठीक है,
इसके अलावा लिख देता हूं थोड़ा महत्वपूर्ण, इन्होंने एनवायरमेंट को भी माना कि बच्चा एनवायरमेंट से भी चीजें सीखता रहता, तो एनवायरमेंट को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, ये वाली बात गलत रहती कि एनवायरमेंट को इंपोर्टेंट नहीं माना, एनवायरमेंट को भी इन्होंने इंपोर्टेंट माना था। और उसके अलावा बच्चा अपने कोग्निशन का यूज करके और अपना इंडिविजुअली तरीके से एक्टिव होकर, कैसे होकर, एक्टिव होकर, सक्रिय होकर क्या काम करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अपना विकास करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वाइगोत्स्की की, तो भाई वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा, वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि जो बच्चा होता है, ठीक है, वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि जो बच्चा होता है वो कैसे अपने ज्ञान का निर्माण करता है, वो कैसे अपना विकास करता है। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा जो होता है वो समाज से, कैसे करके, वो समाज से इंटरेक्ट करके, ठीक है, समाज से इंटरेक्ट करके फिर वो अपना विकास करता है। ठीक है, समाज से अंतःक्रिया करके फिर वो अपना विकास करता है, ना कि इंडिविजुअली तौर पर अपना विकास करता है। तो दोनों के बीच में मतभेद पता चला। ये समाज की बात करता है जो कि आप लोग कर रहे हो एक दूसरे से, कि भाई ये पीडीएफ मुझे दे दे, ये वाली क्लास आपस में मुझे शेयर कर दे, जो छोटे बच्चे आपस में स्कूल में एक दूसरे से शेयर करते हैं, टीचर से जो नॉलेज ग्रहण करते हैं जैसा आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो समाज के अंदर सभी लोग आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, स्कूल आ जाता है, अभी मैं भी समाज का हिस्सा हूं जिससे आप लोग सीख रहे हो। तो वाइगोत्स की बात करते हैं समाज की, और आपके प्याजे बात करते हैं कोग्निशन की बात करते हैं, जो इंडिविजुअली तौर पर बच्चा अपना विकास करता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिला। यानी कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि प्याजे ने यहां पर एक टर्म दी, प्याजे ने कहा कि जो पहले बच्चे का होता है वो पहले बच्चे का होता है, डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद बच्चा फिर सीखता है। प्याजे के अकॉर्डिंग क्या चीज निकल कर देखने को मिली, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं। प्याजे के अकॉर्डिंग यहां पर चीज देखने को मिली कि पहले होता है विकास, पहले बच्चे का होता है, डेवलपमेंट पहले होता है बच्चे का, और विकास के बाद फिर क्या होता है, विकास के बाद फिर बच्चा करता है अधिगम करता है, यानी कि फिर बच्चा करता है लर्निंग करता है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या बताई थी, 4 स्टेज इन्होंने बताई थी, और 4 स्टेज के बाद बच्चा फिर उस प्रकार से अपना लर्निंग करता जाता है। लेकिन जो आपके वाइगोत्स्की साहब है, वाइगोत्स्की साहब ने इन्होंने अलग टर्म दी, इन्होंने सेम इसके अपोजिट चीज बताई। इन्होंने कहा जी नहीं, आप गलत बता रहे हो। ठीक है, पहले बच्चा करता है अधिगम, पहले बच्चा क्या काम करता है, पहले बच्चा करता है अधिगम, पहले बच्चा करता है लर्निंग, और लर्निंग किससे करता है, लर्निंग करता है बच्चा समाज से। किससे करता है बच्चा लर्निंग, लर्निंग करता है समाज से, और समाज से लर्निंग करके, समाज से सीखकर फिर बच्चे का होता है विकास। फिर क्या होता है, फिर होता है बच्चे का विकास होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर बच्चे का यहां पर विकास होता है। तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस, एक मतभेद तो यही देखने को मिल गया जो दोनों मनोवैज्ञानिकों के बीच में देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग इस बात को समझे। एक और अगर मैं डिफरेंस की यहां पर बात देखने को मिले, तो देखिए अगर बात हो रही है यहां पर विकास की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अगर यहां पर डेवलपमेंट यानी कि विकास की बात हो रही है, तो देखिए अगर मैं विकास की बात करूं तो लास्ट क्लास के अंदर जब मैंने आपको पियाजे की थ्योरी बताई थी, तो विकास को जो आपके पियाजे थे, तो विकास को इन्होंने कैसा प्रोसेस माना था, विकास को इन्होंने प्रोसेस माना था डिसकंटिन्यूअस का प्रोसेस माना था। ठीक है, यानी कि आपका कैसा प्रोसेस माना था कि विकास आपका स्टेज बाय स्टेज चलने वाला प्रोसेस है, यानी कि आपका अनिरंतर प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन जो आपके वाइगोत्स्की है, अभी गिर जाता भाई लेकिन जो आपके वाइगोत्स्की है, इन्होंने विकास को कैसा प्रोसेस माना है, इन्होंने विकास को प्रोसेस माना है कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस माना है, कि विकास कैसा प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, जो आप लोग जानती हो मां के गर्भ से शुरू हो जाता है, जिंदगी भर चलता रहता है प्रोसेस। जो 2 डिबेट देखने को मिली थी आपस में डेवलपमेंट से संबंधित, और 2 डिबेट का कंक्लूजन में कौन सी डिबेट जीती थी, कंटिन्यूअस वाली 2 डिबेट देखने को मिली थी, और इसके बारे में आपके किसने की थी, वाइगोत्स्की ने कही थी, जिसको मैं यहां पर लिख भी देता हूं तो थोड़ी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये वाला पेन नहीं चलेगा, पेन बदल देता हूं। ठीक है, इसके बारे में किसने कहा था, आपके वाइगोत्स्की साहब ने इसके बारे में कहा था। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस दोनों के बीच में देखने को मिल जाता है, जो आपके इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने इसकी बात कही हुई थी। ठीक है, यहां पर आपके बीच में इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल गया। तो ये बात तो आप लोग समझ गए कि पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है
वाइगोत्स्की, ठीक है, प्याज मेरे मुंह से निकल गया, कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो समाज के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? वो समाज के जरिए होता है। समाज से इंटरेक्ट करके बच्चे का डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का विकास होता है, जिसमें बच्चा एक्टिव तरीके से अपने ज्ञान का निर्माण यहां पर बच्चा करता है। ठीक है, आई होप आप लोग इस कंसेप्ट को समझे होंगे, इस चीज को समझे होंगे जो मैंने यहां पर चीजें आपको बताई है, समझाई है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ चीजों के ऊपर नजर डाल लेते हैं जो आपको समझनी जरूरी है। देखिए, कुछ बेसिक सी जानकारी है कि जो आपके लेव वाइगोत्स्की साहब है, इन्होंने दिया आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बहुत सारे एग्जाम में तो सीधा यही पूछ लिया जाता है कि बताओ सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया भाई? लेव वाइगोत्स्की ने दिया। कहां के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे आपके। ठीक है, और इन्होंने जो अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, बेसिकली उसके अंदर यही कहा कि जो बच्चा होता है अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके यानी कि अंतः क्रिया करके सीखता है। जैसे मान लीजिए बच्चा अपनी लैंग्वेज सीखता है, तो लैंग्वेज कैसे सीखता है? जो लैंग्वेज उसके घर में बोली जाती है, आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर बोली जाती है, उसके स्कूल वगैरह के अंदर बोली जाती है, उससे इंटरेक्ट करके आपस में बच्चा उस लैंग्वेज को यहां पर सीख जाता है। इसी प्रकार से तो बच्चा सीखता है, इसी प्रकार से तो बच्चा लर्निंग करता है। उसी की बात यहां पर लेव वाइगोत्स्की ने यहां पर कही हुई है। इस बात पर इनकी कुछ आलोचनाएं भी हुई इस सिद्धांत की। वो आलोचनाएं कौन कौन सी थी? आलोचनाओं की बात करेंगे बाद में। ठीक है, पहले कुछ कंसेप्ट की बात यहां पर कर लेते हैं। अब देखिए, सिद्धांत के अंदर बेसिकली इन्होंने इस विकास के बारे में इन्होंने 4 प्रकार की बातें बताई कि विकास के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कि एक तो होता है समाज, एक होता है समाज, एक होता है आपका संस्कृति से, एक होता है संस्कृति से, एक होता है आपका भाषा और चिंतन यानी कि लैंग्वेज और थॉट। ठीक है, लैंग्वेज और थॉट के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका जेडपीडी, आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इनके बारे में इन्होंने कुछ बातें बताई थी जिनके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए लेव वाइगोत्स्की के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़े कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर यहां तक कुछ आपको चीज समझ में नहीं आई तो पूछिए, तब तक मैं आपके कमेंट को देखता हूं। मेरा फोन रुक गया। ठीक, ठीक है भाई, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट, सचिन सर बेस्ट। अच्छा ठीक है भाई, ठीक। यहां तक आप लोग समझ गए कि बच्चा कैसे सीखता है? अपने समाज से इंटरेक्ट करके बच्चा यहां पर सीखता है, परिवार वालों से, दोस्त यारों से, स्कूल वालों से, जैसे अभी आप लोग मुझसे सीख रहे हो। इस वाले सिद्धांत के अंदर बेसिकली बच्चे ने इस वाली बात को कहा। अब देखिए, इस कंसेप्ट इसके लिए इन्होंने जो समाज संस्कृति का मैंने बता दिया, भाषा और चिंतन का अभी नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा आपको थोड़ा उसके बारे में। ठीक है, अभी बताता हूं आपको जेडपीडी के बारे में, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में आपको बताता हूं कि बेसिकली जेडपीडी आपका क्या होता है। अब नजर डालिए आपके जेडपीडी के बारे में कि जेडपीडी आपका क्या होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट आपका क्या होता है, इसके बारे में नजर डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। हाँ भाई, बाइलिंगुअली पढ़ा रहा हूं, कुछ कह रहे हिंदी में पढ़ाइए, कुछ कह रहे सर पूरा इंग्लिश में पढ़ाइए। ठीक है, अब देखिए नजर डाल लेते हैं भाई आपका जेडपीडी के बारे में बात कर लेते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी के अंदर इनके नाम याद करोगे बड़ी दिक्कत के अंदर आ जाओगे, इसलिए हो सके तो इनके नाम इंग्लिश में याद करा करो। देखिए, जेडपीडी का मतलब होता है आपका जो आपका वास्तविक विकास होता है, जो आपका वास्तविक विकास होता है, वास्तविक विकास जिसको रियल डेवलपमेंट भी आप लोग कहते हो, और जो आपका संभावित विकास है। ठीक है, दूसरा पेन ले लो या ये यही लिख देता हूं, वास्तविक विकास और जो आपका संभावित विकास है। तो वास्तविक विकास और जो आपका संभावित विकास है, इन दोनों के बीच का जो आपका डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस के बीच को कहा जाता है आपका जेडपीडी के नाम से इसको जाना जाता है, जो आपका जेडपीडी कहा जाता है। अब जरा इसको एक थोड़ी सी आपको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूं। ये फिगर बड़ी फेमस फिगर है जो मैंने ऑलरेडी कई बार यूट्यूब के ऊपर भी समझाई हुई है। आई होप आप लोगों ने इससे पहले इस फिगर को समझा हुआ, एक ही बारी में आपको समझ में आ जाएगी। इस फिगर के माध्यम से जरा इसको समझिए, जेडपीडी के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, मान लीजिए कोई एग्जाम है, कोई भी आप लोगों का एग्जाम, जिस भी एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे हुए हो। ठीक है, और मान लीजिए उस एग्जाम के लिए 100 में से आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 33 नंबर आपको चाहिए,
और आप लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है कि भाई नहीं भाई हमको तो 90 प्लस का स्कोर लेकर आना है, और आपके रहे हैं 25 प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और पास होने के लिए चाहिए कितने, 33 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। ध्यान से सुनते जाना, जेडपीडी का कंसेप्ट, स्कैप फोल्डिंग और आपका एमक्यू एक के बारे में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं, इस फिगर के माध्यम से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये मैंने एक फिगर बना ली और इस फिगर से आपको चीज पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहां पर जो आपका स्कोर चाहिए पास होने के लिए वो चाहिए आपको 33। चाह कितना रहे हो आप लोग, आ कितने जाए आपके, कि हमको चाहिए भाई 90 प्लस। कितने चाहिए हमको, हमको चाहिए स्कोर 90 प्लस का हमको स्कोर चाहिए। इतना हम लोग स्कोर लाएंगे फिर हमारा नाम रोशन हो जाएगा, ठीक है। और आ कितने रहे हैं, आ रहे हैं आपके 25 प्लस, 26 प्लस, 27 प्लस, 28 प्लस, बस इतने नंबर आप लोगों के आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो वास्तविक विकास हो रहा है, रियल डेवलपमेंट जो आप लोगों का हो रहा है, तो रियल डेवलपमेंट आपका हो रहा है, यहां पर आप लोगों का रियल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जो आपका वास्तविक विकास है, ठीक है। ये आप लोगों का वास्तविक विकास देखने को मिल रहा है। इतने पर आप लोग लुढ़क रहे हो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दिख रहे हो। 2-4 नंबर बढ़ गए तो बढ़ गए, अपने टारगेट तक भी आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हो। चाह कितने रहे हो, संभावित विकास कितना चाह रहे हो अपना, कि भाई 90 प्लस आ जाए, कितना आ जाए, 90 प्लस आ जाए। तो संभावित कितने चाह रहे हो, तो संभावित चाह रहे हो आप लोग अपने 90 प्लस को, आप लोग अपने चाह रहे हो कि संभावित विकास हमारा 90 प्लस का हो जाए। तो अब आप लोगों ने क्या काम करा, अब आप लोगों ने पकड़ा एक अपने टीचर सचिन सर को पकड़ लिया, ठीक है। या जो छोटा बच्चा होता है वो अपने टीचर की फिर हेल्प लेता है, और फिर जो टीचर उसको हेल्प करता है, ठीक है, जो टीचर फिर उसको हेल्प करता है, यहां पर टीचर फिर यहां पर उसको हेल्प करेगा। और जो ये हेल्प होती है, इसी हेल्प को बोला जाता है उसका स्कैप फोल्डिंग। क्या बोला जाता है इसी हेल्प को, इसी हेल्प को बोला जाता है उसका स्कैप फोल्डिंग। और जो स्कैप फोल्डिंग होती है, ये जो हेल्प होती है, ये होती है टेम्परेरी हेल्प होती है। कैसी हेल्प होती है, ये होती है आपकी टेम्परेरी हेल्प होती है। कैसी हेल्प होती है, ये होती है आपकी टेम्परेरी हेल्प होती है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो और 100 में से अगर मान लीजिए आपके 33 नंबर आ गए, आपकी कट ऑफ पास होगी, आपको जॉब मिल जाएगी, तो मैंने आपको टेम्परेरी हेल्प दे दी कि लो भाई एक काम करो, ये मेरे वाले नोट्स पढ़ लो, इसको पढ़ के आपकी बात बन जाएगी, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है, आपका पेपर पास हो जाएगा, या फिर आप लोगों का कट ऑफ के अंदर नंबर आ जाएगा। तो मैंने आपको यहां पर क्या काम कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अपनी तरफ से कुछ यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दिए। तो आपको क्या दे दी, मैंने टेम्परेरी हेल्प दे दी। और इसी टेम्परेरी हेल्प को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, जिसको कभी कभी हिंदी में पाड़ बोल देते हैं, इसको ढांचा बोल देते हैं, या मचान बोल देते हैं। अलग अलग हिंदी में नाम होते हैं, इसलिए कहता हूं इंग्लिश में नाम इसके याद करा करो, ठीक है। स्कैफोल्डिंग, बस काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो जब आपको स्कैफोल्डिंग दी, तो स्कैफोल्डिंग देने के बाद, यानी जैसे आपको मैंने अपने कुछ नोट्स वगैरह दिए, तो आप लोगों को का स्कोर कहां पर पहुंच गया, आप लोगों का स्कोर पहुंच गया यहां पर, ये 33 आप लोगों ने क्रॉस कर लिया, जिससे आपका पेपर पास होगा, जिससे आपको जॉब मिलेगी। और जो 33 है, यही आपका हो जाएगा जेडपीडी, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी विकास का आपका निकटस्थ क्षेत्र आपका कहलाया जाएगा, ठीक है। यानी संभावित और वास्तविक विकास के जो बीच का जो आपका लेवल है, यही आपका जेडपीडी आपका कहलाया जाएगा, ठीक है, जो एक आपके सपोर्ट के थ्रू आपको मिला जाता है, ठीक। ये कंसेप्ट आपको समझ गए। अच्छा, जो आपकी स्कैफोल्डिंग दी जाती है ना, ठीक, जो आपकी स्कैफोल्डिंग दी जाती है, टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, इसको देते हैं आपके एमकेओ। एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, जिनको आप लोगों से ज्यादा नॉलेज है। आप लोगों से ज्यादा नॉलेज किसको हो सकती है भाई, जैसे मैंने कहा मेरे वाले नोट्स आपको दे दिए, यानी आपका टीचर इसके अंदर आ जाता है। कौन आ जाता है इसके अंदर, आपका टीचर आ जाता है। इसके अंदर आपके फैमिली मेंबर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं इसके अंदर, आपके फैमिली मेंबर आ जाते हैं, यानी परिवार के सदस्य आ जाते हैं। इसके अंदर आपके दोस्त यार आ जाते हैं, यानी पीयर ग्रुप आ जाते हैं आपके, ठीक है, यानी आपके दोस्त यार आ जाते हैं। मतलब किन्हीं को भी आपसे ज्यादा नॉलेज हो, तभी कहा जाता है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। आपसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको स्कैफोल्डिंग दे दे, ये टेम्परेरी हेल्प दे दे, जिसकी वजह से आप अपने यहां तक इस विकास के क्षेत्र तक पहुंच जाओ, तो वही आपके एमकेओ कहलाए जाते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग जेडपीडी के इस कॉन्सेप्ट को यहां पर समझ गए होंगे। और ये स्कैफोल्डिंग, पार्ट, ढांचा, मचान, ये सब इसी की टर्म होती है, और एमकेओ भी मैंने इसके अंदर आपको बता दिए, ठीक। ये समझ गए आप लोग, हाँ ठीक है। MKO लाइक टीचर, हाँ इसी के अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए, अब भाषा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक, भाषा के बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए अगर मैं बात करूं भाषा की बात करूं, तो देखिए भाषा के बारे में इन्होंने क्या बात कही उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखो शायद पीडीएफ में लिखा है या नहीं लिखा, भाषा 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 नहीं लिखा, तो चलो मैं आपको बता देता हूं भाषा के बारे में आपके वाइगोत्स्की ने क्या कहा और पियाजे ने क्या कहा। देखिए अगर मैं बात करूं भाषा के बारे में क्या कहा या भाषा के बारे में इनके क्या विचार थे, ठीक है, भाषा पर जो इनके विचार थे या भाषा के बारे में इन्होंने क्या कहा, तो उसके बारे में जरा एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि भाषा पर विचार भी पूछने जाते हैं, देखने को मिलते हैं। देखिए अगर मैं पहले बात करूं पियाजे की, ठीक है, पहले वाइगोत्स्की से बात करूं पहले पियाजे की, तो आपको ध्यान हो पियाजे की जो वीडियो थी, तो वीडियो के एंड में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पियाजे ने भाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण कोग्निशन को माना, यानी कि चिंतन को महत्वपूर्ण माना। तो पियाजे थे, तो पियाजे ने सबसे महत्वपूर्ण किसको माना, भाषा को माना महत्वपूर्ण? जी नहीं, पियाजे ने पहले महत्वपूर्ण माना चिंतन को। किसको महत्वपूर्ण माना पियाजे ने? एक सेकंड पेन बदल दो भाई यहां पर। तो पियाजे ने पहले किसको माना महत्वपूर्ण? पियाजे ने कहा पहले चिंतन होता है, ठीक है, पहले क्या होता है? चिंतन होता है, यानी कि कोग्निशन होता है माइंड के अंदर, और उसके बाद क्या आती है? उसके बाद आती है यहां पर भाषा आती है, यानी उसके बाद इसने भाषा को इंपोर्टेंस दी, भाषा को महत्व दिया, पहले इसने चिंतन को यहां पर महत्व दिया। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर आपके वाइगोत्स्की साहब की, किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं यहां पर आपके वाइगोत्स्की साहब की बात करूं, तो वाइगोत्स्की ने तो सामाजिक समाज और संस्कृति के अलावा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो माना वो आपके भाषा को ही माना। इन्होंने कहा जी नहीं, सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले आपकी भाषा आती है, फिर उसके बाद आपका चिंतन आता है, ठीक है, सबसे पहले भाषा आती है फिर चिंतन आता है, यानी कि भाषा और चिंतन एक साथ चलते हैं, ठीक है, यानी भाषा और चिंतन आपके क्या चलते हैं? शुरू में अलग होते हैं, बाद में एक साथ चलने शुरू हो जाते हैं। आप लोग इसको कह सकते हो एक साथ चलते हैं, ठीक है, भाषा और चिंतन क्या चलते हैं? आपके एक साथ चलते हैं। ये आपके भाषा और चिंतन के बारे में इन्होंने एक बात कही, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, भाषा और चिंतन कैसे चलते हैं? आपके दोनों एक साथ चलते हैं, जो आपके वाइगोत्स्की साहब ने कही। सिंपल सा आपको समझना है, वाइगोत्स्की का सीधा संबंध देखने को मिलता है भाषा का। भाषा को सबसे महत्वपूर्ण टूल इन्होंने माना, जो आपके वाइगोत्स्की साहब ने भाषा को माना था, ठीक है। अब देखिए भाषा के बारे में इन्होंने क्या बात और कही है। भाषा के लिए इन्होंने भाषा को 3 प्रकार से यहां पर बांटा हुआ है। देखिए 3 प्रकार कौन से होते हैं, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। एक होती है आपकी सोशल स्पीच, जिसको कह देते हैं सामाजिक संभाषण, इसको बोल देते हैं, ठीक है, सामाजिक वाक या सामाजिक संभाषण। हिंदी में भाई पता नहीं कितने कितने नाम इन्होंने रखे हुए, तो सामाजिक सोशल स्पीच से आप लोग इसको याद कर सकते हो। इसमें लगभग जो बच्चे की उम्र होती है, लगभग मैं बता रहा हूं 0 से लेके जन्म से लेके 2 साल, ये लगभग है। अलग अलग किताबों में इसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या की हुई है, इसीलिए इस नंबर पर जन्म से लेके 2 साल पर एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता कुछ भी, ना ही आपके एग्जाम में ये कभी एक्यूरेट पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके सामने लगाया हुआ है लगभग, क्योंकि दुनिया भर की चीज मैंने ये किताबें पढ़ी हुई है, तो इसका जो अनुमान आता है वो एक लगभग में देखने को मिलता है। तो सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक भाषा, यानी वो आपकी सोशल स्पीच, वो स्पीच जो अपनी समाज से इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो स्पीच बोली जाती है, वो आपकी सोशल स्पीच होती है, जो जन्म से ही बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। यानी वो स्पीच जो आपकी मूल क्रियाओं पर आधारित होती है। कौन सी? वो स्पीच जो आपकी मूल क्रियाओं पर आधारित होती है। कौन सी? जो आपकी मूल क्रियाओं पर आधारित आपकी स्पीच होती है। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए बच्चों को भूख लगी, तो भूख लगने के बाद बच्चा क्या काम करना शुरू कर देता है? रोना शुरू कर देता है। तो रोने के माध्यम से वो बच्चे की कौन सी है? वो अपनी बच्चे की भाषा है। तो रोने के माध्यम से बच्चा बताता है कि मुझे भूख लगी है, मुझको दूध दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा अपनी उस भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट करता है अपने किसके साथ? समाज के साथ, यानी फैमिली के साथ, कि मुझको भूख लगी है, मुझको दूध दे दो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई, आपकी सोशल स्पीच हो गई, जो आपकी पहली लैंग्वेज है, ठीक है। टाइम के ऊपर मत जाना, टाइम इसका लगभग लगभग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी स्पीच होती है आपकी प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का भी अगर टाइम आप लोग लमसम में लिखना चाहे तो लगभग 3 से लेकर 7 साल, ठीक है। तो अगर आप लोग टाइम ना लिखो तो ही ठीक रहेगा, ठीक है, वरना लगभग मैं आपको बता रहा हूं। प्राइवेट स्पीच के अंदर आप लोगों यहां पर बच्चा क्या काम करना शुरू कर देता है? यहां पर बच्चा एक तरीके से अपने आप से बात करना शुरू कर देता है, सेल्फ टॉक यहां पर करना शुरू कर देता है, जिसको कभी कभी ये सोचा जाता है कि मतलब अपने आप से बात कर रहा है यार, पागलों जैसी ये हरकत करना शुरू कर रहा है। तो यहां पर बच्चा
खुद से अपना मतलब आपस में इंटरेक्ट करके खुद से बात करना यहाँ पर बच्चा शुरू कर देता है, प्राइवेट टॉक। ठीक है, नाम ही आ रहा है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, यानी खुद की अपनी प्राइवेट से स्पीच करना बच्चा यहाँ पर शुरू कर देता है। लास्ट और बड़ी महत्वपूर्ण जो होती है आपकी इनर स्पीच, जिसको वाइगोत्स्की ने बड़ा महत्वपूर्ण माना, जो अपने काम को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, काम को रेगुलेट करने के लिए, काम को रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच का यूज किया जाता है, काम को रेगुलेट करने के लिए, काम को रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच का यूज किया जाता है वो होती है आपकी इनर स्पीच होती है। ठीक है, जैसे आपके जैसे एक बार कभी सीटेट के एग्जाम में, पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होता था, आप लोगों ने आई थिंक दिया होगा पेपर, तो उसमें सॉरी उसमें क्वेश्चन पूछा जाता था कि मान लीजिए कोई लड़की अपने कपड़ों की तय लगा रही है और तय लगाते लगाते वो कुछ यहां पर अपनी एक भाषा का, एक वाक्य का यूज कर रही है। ठीक है, मतलब यहां पर कपड़ों की तय भी लगा रही है और कुछ बोल भी रही है। तो यहां पर वो किस वाक्य का यूज कर रही है, किस स्पीच का यूज कर रही है? तो इनर स्पीच का यूज कर रही है। मतलब अपना काम भी कर रही है, कपड़ों की तय भी लगा रही है और यहां पर किसी स्पीच का यूज भी कर रही है। जैसे आप लोग क्या काम करते हो, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, तो कोर्स लेकर, अरे आज सचिन सर की वाइगोत्स्की की क्लास है तो आज हम वाइगोत्स्की की क्लास देखेंगे, बोल भी रहे हो और एप्लीकेशन खोल रहे हो, चला रहे हो, कोर्स भी चला रहे हो। मतलब बोलते हुए, जिस तरीके से यूट्यूब पर आप लोग करते हो, यूट्यूब पर कोई चीज आपको सर्च करनी है तो सर्च करते रहते हो और बोलते भी रहते हो। ठीक है, कि जैसे मतलब ये इस एग्जाम को कैसे पास किया जाए, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, तो बोल भी रहे हो और साथ के साथ अपना काम भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये होती है आपकी इनर स्पीच, जो अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच का यूज आप लोग करते हो तो आपकी इनर स्पीच आपकी हो जाती है। ठीक है, अगर कोई दूसरा देख लेता है तो वो सोचता है कि भाई ये अपनी इस स्पीच का यूज अपना कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी 3 स्पीच आपके बताई जो आपके वाइगोत्स्की साहब ने बताई। ठीक, इसको थोड़ा धीमा करे, इसे जुकाम कर दे वरना। ठीक है, तो आपकी इन 3 स्पीच की बात हो गई। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब देखिए वाइगोत्स्की ने अपनी जो सीखने का जो पूरा प्रोसेस है, जो लर्निंग का प्रोसेस है, उस लर्निंग के प्रोसेस में कल्चरल जो टूल्स होते हैं, सांस्कृतिक उपकरण है, उनको बड़ा महत्वपूर्ण माना। जैसे मान लीजिए भाषा होती है, भाषा बड़ा महत्वपूर्ण होता है लर्निंग के अंदर। यार एक बात बताओ, जैसे भाषा हो गया, अगर भाषा नहीं होगी तो क्या आप लोग कोई चीज सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। अगर मान लो मैं बोलूंगा नहीं कुछ भी, तो क्या आप कोई चीज सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। क्या होगा? हमारे तो पैसे लुट गए, हमारे पैसे खा गया, बोल ही नहीं रहा कुछ भी हमारी आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, तो भाषा के बिना तो आदमी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। तो कैसा टूल हो जाएगा? कल्चरल टूल्स हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा। इसके माध्यम से ना तो कुछ समझा पाऊंगा, ना ही कुछ आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं लर्निंग के अंदर? कल्चरल टूल्स हो जाते हैं। ठीक है, मैप हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह, ये सब आपके कल्चरल टूल्स के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का यूज भी होता है अलग अलग शिक्षा प्रणालियों के अंदर, जो मैंने आपको एक रचनावाद वाली क्लासरूम के अंदर बताया था। अलग अलग जगह इसका यूज भी देखने को मिल जाता है। वो कैसे होता है? कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। ठीक है, देखिए कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग बता चुका हूं ऑलरेडी आपको, कि जहां पर बच्चे क्या काम करते हैं, सहयोगात्मक तरीके से एक दूसरे से सीखते हैं। कोऑपरेटिव में क्या काम करते हैं? आपस में ग्रुप बांट लेते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, मैक्सिमम 3 या 5 लोग, उसका 3 या 5 का ग्रुप होता है, और फिर एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। पारस्परिक शिक्षण करते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से, यहां पर भी अपना वही काम हो रहा है, क्योंकि बेसिकली इन्होंने जो सिद्धांत दिया है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसके अंदर बेसिकली बच्चा करे ही ये ही काम रहेगा कि आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे से चीजें सीखेगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग हो जाएगी। डिस्कवरी लर्निंग करता है, क्योंकि बच्चा यहां पर क्या है, एक्टिव है, सक्रिय है, तो सक्रिय होकर बच्चा चीजें सीखेगा। डायलॉग के माध्यम से सीखेगा, संवाद करेगा, आपस में एक दूसरे से संवाद करेगा बच्चा, यहां पर प्रॉब्लम सोल्व करेगा। ये सभी चीजें रचनावाद के अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इनका सभी का विभिन्न शिक्षा प्रणालियों के अंदर यूज किया जाता है, तभी आपका रचनावाद आपका ये चल भी रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्होंने आपके सिद्धांत के अंदर यहां पर बताई हुई थी। ठीक है, अब देखिए जो आपने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने आपका जो सिद्धांत दिया था, तो बेसिकली यहां पर इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी देखने को मिली थी। ठीक है, आज तक, ठीक, जितने भी मैं टीचिंग एग्जाम देखता हूं तो मुझे कुछ ऐसी आलोचना देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, एंड मैं उम्मीद करता हूं मुझे आगे भी किसी एग्जाम में आलोचना देखने को ना मिले। हाँ, जो आपके पियाजे है और जो आपके ये है वाइगोत्स्की है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को जरूर मिल जाता है। आलोचना इस सिद्धांत के ऊपर देखने को नहीं मिली है।
जैसे इस सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो इस सिद्धांत के अंदर जो आपके इस सिद्धांत को माना गया, पहले तो इसको असंपूर्ण सिद्धांत माना गया। क्या माना गया? इस सिद्धांत को आपका असंपूर्ण सिद्धांत माना गया। अगर मैं इस सिद्धांत की आलोचना की बात करूं, असंपूर्ण सिद्धांत बेसिकली इसलिए माना गया क्योंकि यहां पर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो बच्चों के बेसिकली उनके लेवल को नहीं देखा गया, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को नहीं देखा गया, इन सभी चीजों को यहां पर बच्चे की नहीं देखा गया। ठीक है, हल्की हल्की नजर डाल लीजिए कि जो बच्चों का जो लेवल है, जो बच्चों का लेवल है इस सिद्धांत के अंदर, उस बच्चे के लेवल को नहीं देखा जाता इसके अंदर। उनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उनको यहां पर इसके अंदर देखा नहीं जाता। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, किस पृष्ठभूमि से यहां पर बच्चा आ रहा है उसको यहां पर चेक नहीं करा जाता। बस आपस में इंटरेक्शन करना है, ठीक है, इंटरेक्शन करके बच्चा सीख गया तो ठीक सीख गया, वरना उसका क्या लेवल है, किस पृष्ठभूमि से आ रहा है, उसका यहां पर बच्चे का चेक नहीं देखा जाता। ये बात आप लोग समझ गए। उसके अलावा जो नए नए संदर्भ है, इन नए नए संदर्भों से जो बच्चा अलग अलग नए संदर्भों से आता है, तो अलग अलग संदर्भों से आने वाले बच्चों को यहां पर नहीं देखा जाता। ठीक है, अलग अलग संदर्भों से जो बच्चा आ रहा है, ठीक है, कोई बच्चा मान लीजिए कोई पिछड़े वर्ग से आ रहा है, या कोई बच्चा अति जो और भी ज्यादा पिछड़े वर्ग है उनसे कोई बच्चा आ रहा है, अब वो किस प्रकार से सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा, इस बात को यहां पर देखा नहीं जाता। इस बात को यहां पर नहीं चेक किया जाता कि किस प्रकार वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा, कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। मान लीजिए बहुत हाई सोसाइटी का बच्चा है, एक हाई सोसाइटी का एनवायरमेंट बना हुआ है, और एक बच्चा बहुत अति पिछड़े वर्ग से आ रहा है या किसी ऐसे समुदाय से आ रहा है जहां पर इससे पहले कोई नामो निशान ही नहीं है पढ़ाई वढ़ाई का, तो कैसे इंटरेक्ट करेगा उस समाज से। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग संदर्भों से आए बच्चे हैं, ठीक है, तो उनकी यहाँ पर पता नहीं है कि वो किस प्रकार से यहाँ से सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज की जो आपकी अवहेलना यहाँ पर की गई। उसके अलावा जो आपके ये अलग अलग मुद्दे हैं, ठीक है, जो आपके अलग अलग मुद्दे, या फिर कह सकते हो इसको जो मुद्दे आपके हैं विवाद वाले मुद्दे, ठीक है, इसको कह सकते हो मुद्दे हो गए आपके विवाद वाले मुद्दे। वो वाले मुद्दे इस वाले सिद्धांत के अंदर नहीं है, चाहे आपके जाति से जुड़े हो, जेंडर से जुड़े हो, भाषा से जुड़े मुद्दे हो, वो इस सिद्धांत के अंदर आपके नहीं लिए गए। तो ये बेसिकली सिद्धांत से जुड़ी हुई आपके कुछ आलोचनाएं थी, आज तक एग्जाम में नहीं आई और ना ही मुझे लगता है एग्जाम में आएगी। जितनी भी मैक्सिमम चीजें हैं वो आपकी ये है जो मैंने आपको बताई शुरू से लेकर एंड तक, ये सारी आपकी मैक्सिमम चीजें है इस सिद्धांत के अंदर। ठीक है, और या फिर ये है जो मैंने आपको बताई कि भाई भाषा विचार पर इनका क्या विचार था, भाषा पर और चिंतन पर, और शुरुआत की जो चीज आपको बताई। ठीक है, और आई थिंक इससे बाहर आपका वाइगोस की कोई भी आप लोग एग्जाम उठा के देख लीजिए, टीचिंग का XYZ कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर शायद ही आपका कोई एग्जाम क्वेश्चन होगा। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका कोई पेपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग पूछ लीजिए, यहां पर आपकी क्लास खत्म होती है। ठीक है, पूछे जल्दी से, आपका क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है। ठीक, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखिए सर। अच्छा ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दूंगा। ठीक, ठीक है सर, मेरा कोर्स छूट गया है, कैसे कंप्लीट होगा? और ये लाइव क्लास रिकॉर्डेड में चली जाती है, आप रिकॉर्डेड से कंप्लीट कर लिया करो। ठीक है, हाँ ठीक है। सर क्या बिना लैंग्वेज के थिंकिंग पॉसिबल है? जी नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बिना लैंग्वेज के थिंकिंग पॉसिबल है। देखिए जो भाषा और चिंतन है, यहां पर भाषा और चिंतन के बारे में आपके इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने, कहां पर मैंने लिखा हुआ था, भाषा और चिंतन के बारे में इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार पेश किए थे। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको चिंतन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो भाषा और चिंतन एक दूसरे से अलग अलग नहीं रहते, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, भाषा और चिंतन होते हैं। यार एक बात बताइए, सिंपल से एक बात होती है, चिंतन कब स्टार्ट होता है? जब आपके सामने कोई समस्या आती है। समस्या आने पर सबसे पहली चीज माइंड के अंदर क्या होती है? चिंतन होती है। आपने आपने अभी कुछ क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछने के बाद मेरे सामने क्या समस्या आई, समस्या आने के बाद मेरे दिमाग में क्या स्टार्ट हुआ? चिंतन आना स्टार्ट हुआ। अब ये जो चिंतन आना स्टार्ट हुआ, इसका समाधान मैं आपको कैसे बताऊंगा? भाषा के माध्यम से तो बताऊंगा ना। तो भाषा और चिंतन एक दूसरे से पृथक नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अलग अलग नहीं रहते दोनों। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका? ठीक है, ठीक, चैप्टर से संबंधित पूछे प्लीज मेरे से। अगर इस चैप्टर में समझ में नहीं आया कुछ भी तो आप मुझसे पूछिए। हाँ
एक सेकेंड। ये इसका इंटरेक्शन मतलब आपस में अंतःक्रिया जो करते हैं। अरे अंतरक्रिया मतलब जैसे हम लोग छोटे थे, तो छोटे थे हमने अपनी कोई मदर टंग सीखी, मातृभाषा सीखी, तो कैसे सीखी? जैसे हमारे घर के अंदर जो भाषा बोलती थी, और अरे क्या कर रहा है, ला खाना लेके आ जा, अरे यहाँ लेके आ जा, अरे इधर को लेके आ जा। जैसे हमारे बागपत के अंदर पता है क्या कहते हैं कि अरे इंगे को चला जा, अरे उंगे को चला जा। तो अब इंगे उंगे का मतलब ढूंढ के बता दो। इंगे का मतलब है उधर, उंगे का मतलब है उधर, ठीक है। तो ये जो भाषा सीखी हमने कैसे सीखी? अपने परिवार से, अपने जो आसपास में जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करके सीखी, अंतःक्रिया करके सीखी। उनको कॉपी करा और थोड़ा बहुत बोलने की प्रैक्टिस करी, और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करा, अंतःक्रिया करके, और सीख गए। इसी का मतलब आपका अंतःक्रिया होता है। वरना पूरी दुनिया के अंदर ढूंढ के दिखा दो इंगे का मतलब और उंगे का मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, और पूछे क्या क्वेश्चन आपका। हाँ ठीक है। नहीं, यूट्यूब पर आज क्लास नहीं था, कल होगी आपकी यूट्यूब पर 8 बजे, ठीक है। आरपीडब्ल्यू डी एक्ट के क्वेश्चन कराऊंगा कल आपको यूट्यूब पर। फन नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं, प्राइवेट स्पीच में बच्चा आपस में बातचीत करना सीखता है भाई आपका, ठीक है। जो प्राइवेट स्पीच आप पूछ रहे हो, कहा गई भाई प्राइवेट स्पीच। जो प्राइवेट स्पीच होती है ना, इसमें बच्चा आपस में बातचीत करना सीखता है, प्राइवेट वाली में, ठीक है। आपस में जब बातचीत करता है बच्चा, आपस में बच्चा क्या काम करता है, आपस में बातचीत करके और फिर अपना वो फिर सेल्फ टॉक की तरफ जाता है, ठीक है। आपस में बातचीत करके बच्चा, फिर वो बच्चा सेल्फ टॉक की तरफ जाता है, जो आपकी प्राइवेट स्पीच होती है, ठीक है। इनर स्पीच उसके बाद आपकी इनर स्पीच जाती है, फिर अपने वो काम को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक। हाँ ठीक है सर। आप, एक रिक्वेस्ट है, आप सुथरा लिखिए। राइटिंग थोड़ी खराब है, चलो नेक्स्ट टाइम से लिखूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपके सभी मतलब मेरे ख्याल से लग नहीं रहा है कुछ और डाउट है, सभी आपको समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, और तो नहीं है कोई डाउट आपका? ठीक है, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।